हेलो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कंडीशंस एंड वारंटी, शर्तें तथा आश्वासन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में हम कर रहे थे। तो उसमें कंडीशंस एंड वारंटीज़ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि जब भी कोई सेल्स सेलर और बायर आपस में मिलते हैं तो वो आपस में कुछ डीलिंग करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, क्या किस तरह से उनकी डीलिंग होने वाली है, क्या लेन देन होगा उनके बीच में, उसके बारे में उनके जो है आपस में डिस्कशंस की जाती हैं। और वो जो डिस्कशंस आपस में वो करते हैं, उन डिस्कशन से रिलेटेड ही है हमारे पास कंडीशन और वारंटीज़ का टॉपिक। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या जो है वो एक्ट के अंदर कहा गया है इसके बारे में। तो इट इज़ यूजुअल फॉर बोथ सेलर एंड बायर टू मेक रिप्रेजेंटेशंस टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो सिंपल सी बात है कि अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो बायर और सेलर अपनी अपनी बातचीत जो है वो अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो अपनी अपनी बातचीत रखते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे। तो सम ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशंस आर मेयर ओपिनियंस विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस है, जो उनकी बातचीत है, जो अपने व्यू पॉइंट उन्होंने रखे हैं, तो कुछ जो है ऐसे होते हैं कि जिनकी सिर्फ ओपिनियन के तौर पे ही रखे जाते हैं, अपनी राय के तौर पे रखे जाते हैं कि हाँ भाई ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये सुटेबल है, ये ऐसा है। तो वो अपनी राय के तौर पे उन्होंने रखा है, और जो उन्होंने अपनी राय के तौर पे रखा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो जो रिप्रेजेंटेशंस एज अ ओपिनियन उनके सामने रखी गई हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनती। वेयर एज सम ऑफ देम मे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जो है बट ऐसा भी है कि कुछ जो जो रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने दी हैं वो रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं। अगर वो एज अ ओपिनियन दी गई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, बट उसके बावजूद भी कुछ और ऐसी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशंस विच बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर टर्म्स एट स्टिपुलेशंस। तो जो रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं उनको जो है वो स्टिपुलेशंस कहा जाता है। और ये स्टिपुलेशंस जो है वो कौन क्या क्या हो सकती हैं, कंडीशन हो सकती है या फिर वारंटी हो सकती है। तो क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाना है तब जो है वो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन बायर और सेलर ने अपनी अपनी देनी है। उसमें से कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है एज अ ओपिनियन दी जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ क्या है कि कुछ जो ऐसी रिप्रेजेंटेशंस है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं और उन को हम बोलते हैं स्टिपुलेशंस। और वो जो स्टिपुलेशंस हैं उनको उनका जो है उनका नाम हो सकता है कंडीशन या वारंटी, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होती हैं और उनको कंडीशन और वारंटीज दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये जो स्टिपुलेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंडीशन और वारंटी, ये क्या क्या चीज़ें। तो जो स्टिपुलेशन है इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 एंड स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी अ कंडीशन और वारंटी। कि एक स्टिपुलेशन का मतलब एक जो उन्होंने अपना कुछ शर्त अनुबंध जो बंधन उसमें रखा है, अपनी बातचीत जो उसमें रखी है, तो वो जो स्टिपुलेशन उन्होंने लगाई है कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है। और कंडीशन के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बताया गया है कि कंडीशन जो है वो एक स्टिपुलेशन ही है। स्टिपुलेशन के दो हिस्से हो गए, एक कंडीशन और दूसरा टाइप हो गया उसका वारंटी। तो कंडीशन क्या है, विच इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। की जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, मेन एसेंशियल चीज है, उसको हम जो है वो कंडीशन कहते हैं। एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द एग्रीव्ड पार्टी अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कि कंडीशन जो है वो एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है उसके लिए बहुत जरूरी है, जो जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके लिए बहुत मेन है, जरूरी है, एसेंशियल है। और अगर वो कंडीशन जो है वो ब्रीच की जाती है, उसका खंडन किया जाता है, मतलब वो कंडीशन पूरी नहीं की जाती है, तो उस केस में एग्रीव्ड पार्टी जो पीड़ित पक्ष है उसके पास एक अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है, कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा अगर कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो वारंटी है, तो वारंटी भी क्या है, स्टिपुलेशन ही है, क्योंकि स्टिपुलेशन के दो हिस्से हैं, कंडीशन और एक वारंटी। और वारंटी जो है उसके बारे में क्या कह रहा है कि विच इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। की मतलब उसके साथ जुड़ी हुई है, मेन हिस्सा नहीं है, मेन पार्ट नहीं है उसका, बट उसके साथ जो है वो सम पार्श्विक, जिसको हम कहते हैं सम पार्श्विक, यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका मेन हिस्सा, मेन पार्ट नहीं है। और इन केस की द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द एग्रीड पार्टी अ राइट टू क्लेम द डैमेजेस बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट गुड्स और टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर ये जो आपकी बात कर रहे हैं हम किसकी,
वारंटी की, आश्वासन की बात कर रहे हैं, तो अगर आश्वासन या वारंटी जो है वो टूट जाती है, मतलब उसको पूरा नहीं किया जाता है, उसमें जो है वो उसका ब्रीच किया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, तो उस केस में जो पीड़ित पक्ष है, एग्रीविड पार्टी, उसके पास सिर्फ किस चीज़ का राइट होगा कि वो जो उसको नुकसान हुआ है उसका हर्जाने के लिए क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, कि वो जो है वो हर्जाने के लिए क्लेम कर सकता है, बट उसके पास ये राइट नहीं होगा कि वो जो है वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको कुछ थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जब दोनों के बायर और सेलर के बीच में आपस में बातचीत होती है, अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन एज अ ओपिनियन दी जाती हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन एज अ ओपिनियन दी जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन रही है तो वो सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं, और उन रिप्रेजेंटेशंस को क्या कहा जाता है, स्टिपुलेशंस, और वो स्टिपुलेशंस दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं, एक कंडीशन, दूसरा वारंटी। और कंडीशन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका एक मेन एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके लिए बहुत जरूरी है वो, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो पीड़ित पक्ष चाहे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है, उसके पास राइट है। और वारंटी के केस में क्या है कि वो कोलेटरल है, संपार्श्विक है, उसके साथ जुड़ी हुई है, बट मेन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो इन केस की अगर वो जो है पूरी नहीं भी की जाती, उसका खंडन किया जाता है, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास सिर्फ इतना राइट रहेगा कि वो जो है वो गुड्स को जो है उसके लिए क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, बट उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि वो जो है गुड्स को रिजेक्ट कर दे या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार जो है वो वारंटी के केस में होता है। फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है, उसने जो है वो कोई पर्टिकुलर घोड़ा खरीदना है और उसने कहा कि मुझे जो है उस घोड़े पे जो है वो आराम से जो मैं राइड कर सकूं, ऐसा मुझे घोड़ा चाहिए। तो जो है उसने सेलर ने कहा कि ठीक है जी आप ये घोड़ा ले जाओ और ये घोड़ा जो है वो आपके लिए पर्पज़ के लिए जो सूट करेगा। तो उसने जो बाद में पता लगा कि जो घोड़ा था वो थोड़ा सा विशिशियस टाइप का था, थोड़ा सा परेशान करने वाला था। तो उस केस में क्या है कि बट जो उसका पर्पस था राइड करने का, ड्राइव करने का घोड़े के ऊपर, तो वो राइड और ड्राइविंग के लिए घोड़ा जो है वो उस कंडीशन को उसकी पूरा करा था, बट थोड़ा सा विशिशियस था। तो इसकी वजह से क्या है कि सिर्फ उसको डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। दैट मीन्स दैट इज अ वारंटी। तो एक वो वारंटी जो है वो कि उसने कहा कि हाँ भाई जो है वो घोड़ा आपके पर्पस को सूट करता है। बट इन केस की अगर जो है वो डीलर उससे पूछता है कि ये पर्टिकुलर जो घोड़ा है ये मेरे को मतलब एक शांत घोड़ा जो है वो मुझे चाहिए, अगर बायर कहता है कि मुझे एक शांत घोड़ा चाहिए, और डीलर जो है उसको कहता है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ले जाओ घोड़ा आपको सूट करेगा, और वो घोड़ा जो है वो बाद में ज़्यादा ज़्यादा दुष्ट निकलता है। उसने पहले बता दिया कि मुझे घोड़ा जो है वो शांत तरीके का चाहिए, बट जो बाद में घोड़ा कैसा निकला, अगर वो दुष्ट तरीके का निकला तो फिर जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन की मेन एसेंशियल एलिमेंट, कि उसने कहा कि मेरे को जो है वो घोड़ा एक शांत तरीके का घोड़ा चाहिए, बट अगर बाद में वो दुष्ट तरीके का घोड़ा निकलेगा तो फिर जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा, और उस केस में बायर के पास राइट है कि वो जो है वो ना सिर्फ क्लेम के लिए डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, बट उसके पास राइट है कि वो घोड़े को वापस कर सकता है, और साथ साथ जो भी उसका डैमेजेस हुए उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। तो कंडीशन मीन्स कि दैट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, अब जो है वो बायर को सेलर ने जो है वो घोड़ा दे दिया कि जी है ठीक है, ये आपका घोड़ा जो है वो इतनी स्पीड से दौड़ सकता है। अब बाद में पता चला कि वो 40 की जगह सिर्फ 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ पा रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि जो उसको जो मेन कंडीशन बताई थी कि मुझे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला घोड़ा चाहिए, बट वो बाद में 20 किलोमीटर वाला निकला, तो दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन की मेन एसेंशियल एलिमेंट, कि उसका वही है कि उस वजह से उसको वो घोड़े को खरीदना चाह रहा था, बट घोड़े की बाद में स्पीड कम निकली, तो वो चाहे तो उस घोड़े को जो है वो खरीदने से मना कर सकता है, घोड़े को वापस कर सकता है, अगर उसने कुछ पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट अपनी वापस ले सकता है, और इस केस में अगर उसका कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भी क्षतिपूर्ति के लिए वो क्लेम कर सकता है। बट वारंटी के केस में सिर्फ उसको कोई डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार होता है, वो गुड्स को वापस नहीं कर सकता, ना ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। तो आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो हो जाती है हमें कि कंडीशन और वारंटीज में जो है वो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। तो इसमें कंडीशंस और वारंटीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बट इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए और क्लैरिटी के लिए हम जो है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस जो है वो कंडीशंस और वारंटीज में रहता है। तो पहला मीनिंग,
तो मीनिंग तो हमने पहले भी कर लिया कि कंडीशन जो है एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे जुड़ी हुई है, और वारंटी जो है उसका मेन पार्ट नहीं, मेन पर्पस के कलेटरल है, मतलब उसके साथ संपार्श्विक है, उसके साथ जुड़ी हुई है। मेन उद्देश्य जो है वो वारंटी नहीं है, कंडीशन जो है उसके मेन पर्पस के साथ मेन असेंशियल एलिमेंट है। एंड असेंशियल वर्सेस कलेटरल, तो ये असेंशियल है मेन पर्पस के लिए और ये कलेटरल है उसके साथ जुड़ी हुई है, मेन असेंशियल पार्ट नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, तो इसमें क्या बताया था आपको मैंने कि कंडीशन अगर टूट जाती है, कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास, पीड़ित पक्ष के पास अधिकार है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकती है, मतलब टर्मिनेट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, एग्रीव्ड पार्टी के पास सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है, बट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार उसके पास नहीं होता। देन ट्रीटमेंट, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जो अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन को अगर तो चाहे एग्रीव्ड पार्टी तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अ बायर में लाइक टू रिटर्न द गुड्स, लाइक टू रिटेन द गुड्स एंड क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस, की मतलब उसको जो उसने डिमांड किया था वो सामान नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो चाहे तो उसको गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है और जो डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है उसको क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स की कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। की वारंटी अगर पूरी नहीं हो रही है, वारंटी में जो है उसकी ब्रीच की गई, उसका खंडन किया गया, तो उसको हम जो है वो एज ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। बट ब्रीच ऑफ कंडीशन के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो मान सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे कि कब ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को जो है वो वारंटी मान सकते हैं, कि कब ऐसी कंडीशंस हैं कि जब कंडीशन को वारंटी माना जा सकता है, किन कंडीशंस में जो है वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। तो पहली बात तो है कि वॉलंटरीली वेवर बाय द बायर, कि बायर ने खुद से ही जो है उसको उसमें छूट दे दिया, बायर ने क्या किया कि खुद से ही जो है उसको छूट दे दी है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो बायर है, बायर ने जो है वो सेलर को कहा कि मुझे 10 बैग्स फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्वालिटी की शुगर के 10 बैग चाहिए। अब और जिसका रेट जो है वो फॉर एग्जाम्पल मान लो 1600 रुपये था, तो 1600 रुपये के हिसाब से उसने कहा कि मुझे 10 बैग फर्स्ट क्वालिटी शुगर के चाहिए, और सेलर ने क्या किया कि उसको 10 बैग जो है वो सेकंड क्वालिटी ऑफ शुगर का प्रोवाइड कर दिया, जिसका रेट जो है वो फॉर एग्जांपल 1300 था। तो अब जो है वो बायर के पास ऑप्शन है, अगर तो वो चाहे, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वालिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर उसको सेकंड क्वालिटी का माल मिला है तो वो मेन कंडीशन है, और वो चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है, सामान लेने से मना कर सकता है, और जो उसने पेमेंट की है उसको वापस ले सकता है। बट उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि ही कैन ट्रीट दिस ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी, कि उस कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकता है कि जो सामान उसके पास आ गया है उस सामान को एक्सेप्ट कर ले, उस सामान को एक्सेप्ट करके जो भी डैमेजेस उसके हुए हैं क्वालिटी की वजह से, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसको जो है वो क्लेम फाइल कर सकता है। कि मतलब मान लो उसने अगर पेमेंट एडवांस कर दिया तो जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसकी नुकसान की भरपाई कर सकता है अगर वो चाहे तो दैट इज वॉलंटरली वेवर बाय द बायर। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। इसमें क्या होता है कि इन केस की कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट डिविजिबल, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पार्ट है, जो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसका आप अलग अलग हिस्से नहीं कर सकते, वो डिविजिबल नहीं है, अलग अलग भागों में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या है कि अगर कुछ सामान जो है वो सेलर ने बायर को दे दिया है, कुछ सामान सेलर ने बायर को दे दिया है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल, तो उस केस में अगर बायर ने वो सामान एक्सेप्ट कर लिया है, बायर ने वो सामान एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, वो कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी कि उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाएगा। उसमें बायर के पास ऑप्शन नहीं है कि उसको उसने एज अ कंडीशन को वारंटी ट्रीट करना है या नहीं करना है, उसमें उसके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो बायर को उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करना पड़ेगा अगर पार्ट ऑफ गुड्स उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिए एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल, कि वो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल नहीं है और उसने उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो, कुछ आइटम्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं, और
एक्सेप्ट कर लिए तो उसके पास ऑप्शन जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन का खत्म हो जाएगा, वो अब जो है वो ब्रीच ऑफ वारंटी यानी कि वो क्लेम ही फाइल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस का जो मतलब है, एक्सेप्टेंस का मतलब जस्ट टेकिंग द डिलीवरी नहीं है, टेकिंग द पोजीशन और द डिलीवरी की उसने सिर्फ उसका पोजीशन ले लिया, उसकी डिलीवरी ले ली, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मींस कि उसने जो है वो या तो सेलर को इंटीमेट कर दिया, बता दिया कि जो है वो उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, या ऐसा है कि उसने गुड्स को अपने पास रखा है, एक रीजनेबल टाइम तक जो है उसने अपने पास रखा है, गुड्स को यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, रीसेल कर दिया, किसी और को प्लेज कर दिया, तो उस केस में जो है वो तब माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ उसका गुड्स का पोजीशन लेने से, डिलीवरी लेने से वो गुड्स की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। और जब वो गुड्स की उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है तो कंपलसरीली जो है वो लॉ के इंटरवेंशन से जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो बन जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जब जो है आप कंडीशन को वारंटी जो है वो ट्रीट करते हैं। अदरवाइज कंडीशन जो है वो कंडीशन और वारंटी को कभी भी जो है वो कंडीशन नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है कि स्टिपुलेशन एज टू टाइम और टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्टिपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम के लिए कोई स्टिपुलेशन लगाई गई है, टाइम के लिए कोई कंडीशन लगाई गई है, तो या और टाइम एज अ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टाइम जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा है। तो इसके बारे में क्या है कि बताया गया है अंडर सेक्शन 11 ऑफ Sale of Goods Act 1930, unless a different intention appears from the terms of contract, stipulations as to time of payment are not deemed to be the essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time is the essence of contract or not depends on the terms of contract. कि payment of time of payment कि स्टिपुलेशन लगा दिया आपने कि इस 1 महीने के बाद आप पेमेंट कर देंगे, या 15 तारीख तक आप पेमेंट कर देंगे, या 20 तारीख तक आप पेमेंट कर देंगे, तो आपने एक टाइम ऑफ पेमेंट के लिए एक स्टिपुलेशन लगा दी है। तो वो जो टाइम के लिए आपने स्टिपुलेशन लगाई है दैट कैन नॉट बी डीम्ड एज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसका मेन पार्ट, मेन एसेंस, मेन एसेंशियल नहीं माना जा सकता, और उसको जो है वो दैट मीन्स कि उसको आप कंडीशन नहीं मान सकते। और वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कि अगर उसके अलावा, पेमेंट के अलावा, मान लो आपने डिलीवरी के लिए कहा है कि डिलीवरी जो है वो 15 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएगी, तो उसको कोई और स्टिपुलेशन आपने जो है वो टाइम के लिए लगाई है, तो उसको एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा, मेन एसेंशियल एलिमेंट, मेन एसेंशियल चीज माननी है या नहीं माननी है, वो डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। यानी कि अगर क्लियर कट मेंशन नहीं है, क्लियरली उसमें नहीं कहा गया है कि टाइम विल बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम विल बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब तक जो है उसको, टाइम को जो है हम कंडीशन नहीं मानते हैं, और उस केस में फिर जो है उसको टाइम के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने का, रिपुडिएट करने का अधिकार जो है वो एग्रीव्ड पार्टी के पास नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल कि सेलर ने सप्लाई कर दी और बायर ने कहा है कि जी मैं आपको जो है 15 जनवरी तक जो है वो पेमेंट कर दूंगा। अब 15 जनवरी तक जो है उसने, आज मान लो 5 जनवरी है, और उसने कहा है कि 15 जनवरी तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर वो 15 जनवरी तक को पेमेंट नहीं कर पाता तो उस केस में सेलर के पास ये राइट नहीं है कि उससे सामान वापस ले ले और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तो उसमें फिर जो है उसको एज अ वारंटी ट्रीट किया जाएगा, जो उसका नुकसान हुआ उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। बट दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल कि बायर कहता है कि जी मुझे ये सामान जो है वो आप 1 फरवरी से पहले जो है वो डिलीवर कर दो, और मुझे जो है वो 2 फरवरी को किसी और को जो है वो डिलीवरी देनी है, और उसके बाद जो है वो फिर मेरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसने बता दिया कि मेन एसेंशियल एलिमेंट जो है वो टाइम ही है, उस टाइम से पहले उसको डिलीवरी चाहिए, नहीं तो उसका जो आगे का ऑर्डर है, आगे की प्रोसेसिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उस केस में जो है वो टाइम को एज अ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो इससे क्लियर है कि टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में अगर कोई स्टिपुलेशन है तो उसको हम डीम नहीं कर सकते, अपने आप से जो है उसको एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। हाँ, इन केस की अगर और कोई स्टिपुलेशंस लगाई गई हैं तो वो जो है वो डिपेंड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेंगी। और बट अगर क्लियरली उन्होंने टाइम को एक एसेंस माना है, तब फिर जो है वो टाइम एक एसेंशियल एलिमेंट उसका रहेगा, और उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है वो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू।